Welcome to Back to School, your destination for UPSC preparation. Master history, geography, polity, economics, and Indian society. Learn deeper, think sharper, crack UPSC. नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछली क्लासेस में हमने नॉर्थ इंडिया, दक्कन और सुदूर दक्षिण का राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था देखी। आज की क्लास में हमें नगरीकरण देखना है, अर्बनाइजेशन देखना है और इसमें भी हम नॉर्थ इंडिया, दक्कन और साउथ इंडिया का नगरीकरण देखेंगे। हमें इंडिविजुअल उत्तर भारत का, दक्कन का और सुदूर दक्षिण का नगरीकरण यहाँ पर देखना है। उत्तर, दक्कन और दक्षिणी नगरीकरण को समझने से पहले हमें दो टर्म समझनी है। एक है प्राथमिक नगरीकरण और दूसरा है द्वितीयक नगरीकरण यानी सेकेंडरी अर्बनाइजेशन। हो सकता है आप ये टर्म पहली बार सुन रहे हो, प्राइमरी अर्बनाइजेशन और सेकेंडरी अर्बनाइजेशन, लेकिन ये होती क्या है यह आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो जब प्राइमरी अर्बनाइजेशन होता है, प्राथमिक नगरीकरण होता है, इसका अर्थ होता है एक नगर जिसमें आंतरिक शक्तियों के कारण आर्थिक सामाजिक विकास हो रहा होता है, यानी इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फैक्टर्स के कारण आर्थिक सामाजिक विकास यानी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेस। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक क्षेत्र है, एक नगर है जिसको दिल्ली बोलते हैं और एक नगर है मुंबई। मुंबई का एग्जांपल हम द्वितीयक उसमें समझेंगे नगरीकरण में। पहले हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली में जो भी ट्रेड, व्यापार, कृषि और जितनी भी तरीके का शिल्प होता है ये सब इसके अंदर ही अंदर हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीआर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित हो जाता है, यानी गुड़गांव, गाजियाबाद, एनसीआर के क्षेत्र, फरीदाबाद, यहीं से ट्रेड होता है। ये चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और यहीं से चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, यानी ये इतने से सीमित क्षेत्र में व्यापार करते हैं। कोई भी विदेशी व्यापारी यहाँ पर नहीं आ रहा, ना तो ये लोग विदेश जा रहे हैं। जब ऐसी स्थिति होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक नगरीकरण, यानी इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फैक्टर्स, यानी ए बी से खरीद रहा है, बी सी से खरीद रहा है, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था स्थापित हो रखी होती है। यानी कृषि, कृषि अधिशेष जिसको हम एग्रीकल्चरल सरप्लस बोलते हैं, आंतरिक व्यापार, ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं जिसकी वजह से आर्थिक सामाजिक विकास इस क्षेत्र का, इस नगर का होता है। और हमें उत्तर भारत में मुख्यतः यही देखने को मिलती है। अभी हम उत्तर भारत के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हमें उत्तर भारत में कौन सी नगरीकरण देखने को मिलती है? प्राथमिक नगरीकरण। अब द्वितीयक नगरीकरण क्या होता है? सेकेंडरी अर्बनाइजेशन क्या होता है? इसका विपरीत हमने देखा कि प्राइमरी अर्बनाइजेशन वो होता है जहां पर इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फोर्सेस काम करती हैं। तो द्वितीयक नगरीकरण में क्या होगा? बाहरी प्रभाव और जो बाहरी शक्तियां होती है इसके कारण यहाँ पर आर्थिक सामाजिक विकास होता है। यानी अब हम एग्जांपल लेते हैं मुंबई का। मुंबई आप जानते हैं ऐसी जगह पर है जहां पर बंदरगाह है और यहाँ पर विदेशी आएंगे, यहाँ से विदेशी व्यापार करने जाएंगे और जब यहाँ पर ये विदेशी व्यापार करने आ रहे हैं, विदेशी व्यापार करने जा रहे हैं, तो ये अपने साथ सोना, चांदी, दूसरे देशों की बहुमूल्य वस्तुएं यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ से बहुमूल्य वस्तुएं लेके जाएंगे। तो इससे एक ट्रेड नेटवर्क स्टैब्लिश होगा और इस ट्रेड नेटवर्क की वजह से यहाँ पर हब बन जाएगा और इस बंदरगाह पे फिर और जगहों से भी लोग आना शुरू करेंगे और जगहों पर लोग जाना शुरू करेंगे, जहाज आएंगे, जहाज जाएंगे, जिस वजह से ये नगर बहुत ज़्यादा फलता फूलता रहेगा। तो ये होता है द्वितीयक नगरीकरण, सेकेंडरी अर्बनाइजेशन, जिसमें बाहरी प्रभाव, व्यापारिक संबंधों के कारण इसका जो नगर है ये फलते और फूलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक प्लस बाह्य व्यापारिक संबंधों के रूप में यहाँ पर हमें आर्थिक सामाजिक विकास देखने को मिल जाता है। आंतरिक भी हो ही रहा है क्योंकि एक किसान काली मिर्च उगाएगा, एक किसान काली मिर्च बेचेगा और वो विदेशी व्यापारी वहां से लेके जाएगा। तो इस तरीके से आंतरिक और बाहरी व्यापार जब हम देखते हैं तो ये हमें सेकेंडरी अर्बनाइजेशन के रूप में देखने को मिलता है। और जो दक्कन है, दक्कन, यहाँ पर हमें ज्यादातर द्वितीयक नगरीकरण के तत्व देखने को मिल जाते हैं। अब हम सबसे पहले उत्तर भारत के नगरीकरण को अलग से समझते हैं। तो उत्तर भारत के नगरीकरण के बारे में आप ऐसे समझते रहिए कि यहाँ पर जो नगरीकरण है ये हमें कुषाण काल में या कुषाण काल से हमें देखने को मिल जाता है। शिल्प और वाणिज्य में बहुत ज्यादा यहाँ पर इस समय बढ़ोतरी हुई थी। मुद्रा जो थी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती थी। इसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ
कि हमें इस काल में बहुत सारे जो नगर हैं, जो प्रोटो सिटीज के रूप में थे, वो हमें यहाँ पर फले और फूले नजर आते हैं। फले और फूले नजर आते हैं जैसे कि वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा और इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वही जिसे आप दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये जो नगर है, ये हमें उत्तर भारतीय नगरों के रूप में देखने को मिल जाते हैं। अब हमें देखने को कहाँ मिल जाते हैं? ये हमें देखने को कई सारे साहित्यिक ग्रंथों में हमें इनके उल्लेख मिल जाते हैं। और तो और हमें बिहार के आसपास कई सारे पुरास्थल जैसे चिरांद, सोनपुर, बक्सर देखने को मिल जाते हैं। हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई पुरा स्थल यानी खेराडीह, मासौन, जो कुषाण काल में समृद्ध थे, हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं। हमें इलाहाबाद में या इलाहाबाद के आसपास श्रृंगवेरपुर, सोहगोरा, भीटा और कौशाम्बी जैसे जो नगर है वो देखने को मिल जाते हैं। और पश्चिमी जिलों में अतरंची खेड़ा देखने को हमें मिल जाता है। ये सारे वो स्थल हैं जिनकी उन्नति कुषाण काल में हमें देखने को मिल जाती है। तो जो उत्तर भारत में नगरीय केंद्र हमें दिखाई देते हैं, वो मुख्यतः कुषाणों के काल में हमें दिखाई देते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान से उत्तर भारत तक वृहद साम्राज्य स्थापित किया था। हमें कुषाण काल के जो केंद्र है उनकी खुदाई में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और भौतिक अवशेष भी मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि नगरीकरण जो था उस वो उच्च स्तर का था। नगर संरचना बहुत अच्छे स्तर की थी, यानी प्लैन्ड सिटीज यहाँ पर बसी हमें दिखाई दे जाती हैं। अब आपको एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में आप इतने सारे जो शहर, इतने सारे नगर तो लिखेंगे नहीं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पुष्कलावती, जो प्रेजेंट में चरसद्रा पाकिस्तान में है, पुरुषपुर पेशावर पाकिस्तान में है। आप सिरकप का नाम लिख सकते हैं तक्षशिला में, जो तक्षशिला है वो सिरकप। आप मथुरा का नाम लिख सकते हैं उज्जैन, बेसनगर ये विदिशा एमपी में, तामलुक बंगाल, चंद्रकेतुगढ़ भी बंगाल में हमें देखने को मिल जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण या प्रमुख नगरीय केंद्र है, अर्बन सिटीज या अर्बन सेंटर्स इनको हम बोल सकते हैं। अब हम दक्कन का नगरीकरण देखते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर यह भी समझना है कि जो अभी हमने देखा ना उत्तर भारत का नगरीकरण, ये हमें 600 बीसी के काल से देखने को मिल जाता है। यानी जो हमने वैदिक एज देखी थी, वैदिक पीरियड देखा था, हमें यहीं से लगभग उत्तर भारत में हमें सिटीज या प्रोटो सिटीज हमें देखने को मिल जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है मौर्योत्तर काल तक। लेकिन हम पहली बार दक्कन में मौर्योत्तर काल में ही सिटीज हमें या नगर हमें या प्रोटो नगर हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। प्रोटो नगर तो नहीं बोलेंगे, इनको नगर ही बोलेंगे, लेकिन हमें पहली बार अगर देखने को मिल रहे हैं तो हमें मौर्योत्तर काल में ही देखने को मिल रहे हैं। जबकि उत्तर भारत में हमें 600 बीसी में ही नींव पड़ गई थी। किसकी? उत्तर भारत में नगरीकरण की नींव 600 बीसी में पड़ गई थी, लेकिन दक्कन में यह नगरीकरण मौर्योत्तर काल में ही हमें देखने को मिलता है। अब तक हमने ये समझा कि उत्तर भारत में जो नगरीकरण हुआ वो किस कारण से हुआ? कुषाणों के काल से ही नगरीकरण हमें देखने को मिल जाता है, बल्कि उससे भी पहले हमें 600 बीसी से नगर, प्रोटो नगर हमें वहां देखने को मिल जाते हैं। मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, यानी वैदिक एज से हम लोग देख रहे हैं, फिर मौर्य काल आया और अब मौर्योत्तर काल में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन दक्कन में क्या हुआ? तो दक्कन के क्षेत्र में मौर्य शासन का विस्तार हुआ, जो जिसको हम लोग बाहरी कारण के रूप में मान सकते हैं। तो जब बाहरी कारण हम लोग बोल रहे हैं तो ये क्या हुआ? सेकेंडरी अर्बनाइजेशन। ओके, उसके बाद भारत रोमन व्यापार हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसे बाहरी कारण बोलते हैं। ये भी क्या हुआ? सेकेंडरी अर्बनाइजेशन। उसके बाद हमें सातवाहनों के अधीन इस क्षेत्र में एक विस्तृत और संगठित राज्य देखने को मिलता है, जिसको हम लोग आंतरिक कारण बोल सकते हैं, यानी प्राइमरी अर्बनाइजेशन। अब हम इसको देख रहे हैं ना, पहले सेकेंडरी अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है, फिर सेकेंडरी अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है, फिर प्राइमरी। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पर हमें प्राइमरी यानी प्राथमिक प्लस सेकेंडरी अर्बनाइजेशन के तत्व हमें देखने को मिलते हैं। एक इतिहासकार हैं आलोक, और इनके अनुसार जो दक्कन का नगरीकरण है सिर्फ सेकेंडरी अर्बनाइजेशन नहीं था, बल्कि ये प्राथमिक नगरीकरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर थी, ऐसा बोलते हैं। वैसे तो मौर्योत्तर काल में ना हमें बहुत सारे नगर देखने को मिल जाते हैं, यानी सातवाहन राज्य के जो नगर हैं वो लगातार उन्नति करते आ रहे हैं, और हमें जैसे तंगर, पैठन, धान्य कटक, अमरावती, नागार्जुन कोंड, भड़ौच, सोपारा, अरिकमेडु
और कावेरीपट्टनम जैसे समृद्ध नगर देखने को मिल जाते हैं। और तेलंगाना में कई सातवाहन बस्तियों की खुदाई हुई है जिसमें से ये नगर निकले हैं। और प्लिनी ने एक व्याख्या करी है जिसमें वो 30 नगरों की व्याख्या करता है जो कि दीवारों से घिरे हैं। ऐसे नगर, ऐसे कुछ जगह हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में मिली है। लेकिन आप एग्जाम में अमरावती, प्रतिष्ठान और नागार्जुनी कोंड को लिख सकते हैं अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखना है। ये जो अमरावती है ना, अमरावती, इसी को धान्य कटक बोलते हैं। और ये सबसे पहले राजधानी सातवाहनों की सबसे पहली राजधानी थी। उसके बाद हमने पहले समझा था कि जो सातवाहन है ये 2 ब्रांचेस में बट गए, एक आंध्र में और एक महाराष्ट्र में। तो ये जो महाराष्ट्र है ना, ये इनकी बाद की राजधानी है। और नागार्जुनी कोंड जो है इनकी आंध्र प्रदेश वाली राजधानी हो गई। हमें किलेबंद बस्तियां दिखती है जो प्लिनी अपनी पुस्तक में बताता है ना। प्लिनी बोलता है कि 30 लगभग ऐसे नगर हैं जो किलेबंद हैं। उन्हीं उसी तरीके के हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। हमें स्टेडियम जैसी संरचनाएं नागार्जुनी कोंड से मिल जाती हैं। कंक्लूजन अगर हम यहाँ पे निकालें तो ये है कि उत्तर भारत का जो नगरीकरण है वो हमें मुख्यतः प्राथमिक नगरीकरण देखने को मिल जाता है, जबकि दक्कन भारत का जो हमें नगरीकरण देखने को मिलता है वो प्राथमिक प्लस द्वितीयक नगरीकरण दोनों हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग सुदूर दक्षिण का नगरीकरण समझते हैं। सुदूर दक्षिण के नगरीकरण के संदर्भ में हमें 2 दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। पहला दृष्टिकोण आर चंपक लक्ष्मी है। आर चंपक लक्ष्मी को आप जानते हैं, एन सुब्रमण्यम, आर चंपक लक्ष्मी, इन्होंने दक्षिण भारत के जो नगरीकरण है, जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर बहुत काम करा है। ये कहती हैं कि जो सुदूर दक्षिण का जो नगरीकरण है वो प्राथमिक नगरीकरण ना होकर द्वितीयक नगरीकरण था। ये भी कहती हैं कि सुदूर दक्षिण का नगरीकरण आंतरिक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का परिणाम ना होकर बाहरी प्रभावों का प्रतिफल था। क्योंकि आप जानते हैं कि आर चंपक लक्ष्मी जो सुदूर दक्षिण के जो राज्य हैं उनको पूर्ण विकसित राज्य नहीं मानती है। फुल फ्लैज्ड स्टेट ये इनको नहीं मानती। ये इनको क्या मानती है? पोटेंशियल मोनार्की, पोटेंशियल स्टेट इनको मानती हैं। तो ये फिर ये कैसे मान लेंगे कि यहाँ पर आंतरिक व्यापार या आंतरिक ट्रेड या कृषि सरप्लस यहाँ पर होता था? ये तो यही बोलेंगे कि बाहरी व्यापार के कारण, क्योंकि ये बोल रहे पोटेंशियल मोनार्की थी, यहाँ पर खुद से कुछ नहीं होता था। एन सुब्रमण्यम के मत का इन्होंने पूरी तरीके से खंडन करा था। इसीलिए ये बोलेंगे कि बाहरी जो व्यापार है उसके कारण, यानी व्यापारिक संबंधों द्वारा यहाँ का जो नगरीकरण है वो परिचालित होता था। जैसे भूमध्य सागरीय विश्व यानी रोम के साथ व्यापार होता था, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार होता था, तटीय व्यापारिक मार्गों के सहारे यहाँ पर व्यापार होता था, आंध्र और गंगा घाटी के साथ व्यापारिक संबंध इनके थे। ये इन ट्रेड रूट्स पर बहुत महत्व देती हैं। ये बोलती है कि जो ट्रेड रूट्स है ना, इन्हीं की वजह से यहाँ पर व्यापार होता था और ये कहीं ना कहीं बाहरी तत्व इनको मानती हैं। दूसरा दृष्टिकोण जो है वो 1990 के दशक में आया और ये कहता है कि चलो ठीक है, आर चंपक लक्ष्मी जी ऐसा बोल रही हैं, लेकिन हमें संगम साहित्यों में विकसित शिल्प देखने को मिलता है, समृद्ध बाजार देखने को मिल जाते हैं, पुहार, मदुरई और सिक्कों का प्रयोग देखने को मिल जाता है, धनाढ्य व्यापारियों का हमें देखने को मिल जाता है। और यही वो कारण है जो संकेत देते हैं कि इन क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ होगा। और हम यहाँ के जो नगरीकरण है इसको हम द्वितीयक नगरीकरण कहते खाली, ये सही नहीं है। यहाँ पर प्राथमिक नगरीकरण भी हुआ होगा। आप जानते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, संगम साहित्य और हाल फिलहाल में इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में जो लिपियां मिली है, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं, उससे ये प्रूफ होता है कि ये जो व्यापारी थे वहां जाते थे, व्यापार करते थे और वहां पर से व्यापारी यहाँ आते भी थे। और इंटरनल फैक्टर्स यानी धनाढ्य व्यापारियों के बारे में हमें पता चल रहा है, हमें विकसित शिल्प के बारे में पता चल रहा है, समृद्ध बाजार के बारे में पता चल रहा है। और आप कह रहे कि नहीं नहीं सिर्फ बाहरी व्यापारी यहाँ पर आके ट्रेड करते थे, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण में हमें कुछ 2 मुख्य पॉइंट हमें प्रूफ करने हैं। जैसे इसमें हमें विभिन्न नगरीय केंद्रों का उदय और उल्लेख मिलता है। इस पॉइंट में इसने बोला ना कि नहीं,
विकसित शिल्प था, हमें बाजार देखने को मिलते हैं। तो ये हमें दो रूप में देखने को मिलते हैं। पहला हमें देखने को मिल जाते हैं मुख्य नदी घाटियों में स्थित नगरीय केंद्र। अगर आर चंपक लक्ष्मी जी इतना सही हैं और आर चंपक लक्ष्मी जी कह रही हैं कि नए नए विदेशी व्यापार थे, तो हमें ये नदी घाटियों में स्थित नगरीय केंद्र क्यों देखने को मिल रहे हैं? यानी ये है प्राथमिक नगरीकरण। और हमें तटीय क्षेत्रों में स्थित नगरीय केंद्र दिखने को मिल जाते हैं जो कि बंदरगाह नगर हैं, और इनको हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये द्वितीयक नगरीकरण यानी सेकेंडरी अर्बनाइजेशन, इनको हम मान सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये मुख्य नदी घाटियों के जो नगरीय केंद्र है वो देख लेते हैं। पेरियार, कावेरी, वेंगई, ताम्रपड़ी जो नदियां हैं, इन घाटियों में हमें इनकी घाटियों में जो है नगर देखने को मिल जाते हैं। और ये जो नगर हैं, ये हमें अंतर्देशीय व्यापार और राजनीतिक प्रशासनिक केंद्रों के रूप में देखने को मिल जाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र जैसे चोलों में कांची, उरैयूर, चेर में वांची, करैयूर। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, जो चोल वाला है ना ये उरैयूर है, और जो चेर वाला है ये करैयूर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा। वांची लिख सकते हैं, अगर आप करैयूर नहीं लिखना चाहते तो वांची लिख सकते हैं। और पांड्यों में मदुरई। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये तो रहा तट, ये तो हुए तटीय क्षेत्र में नगरीय केंद्र, और ये जो है ना, ये है नदी घाटी वाले जो नगर हैं वो। अब हम तटीय क्षेत्रों में नगरीय केंद्र देख लेते हैं। तो आप ऐसा समझते रहिए कि जो तटीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिल रहे हैं वो हमें इधर देखने को मिलेंगे, और ये बंदरगाह यहाँ पर हमें मुख्यतः देखने को मिल जाते हैं। जैसे चोलों का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कावेरीपट्टनम, चेर का मुजरिश, और पांड्यों का कोरकई हमें बंदरगाह के रूप में देखने को मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुदूर दक्षिण का जो नगरीकरण है वो द्वितीयक नगरीकरण भी था, जिसे आर चंपक लक्ष्मी जी ने बताया। और द्वितीयक प्लस प्राथमिक नगरीकरण अगर हमें बताना है तो हमें नदी घाटियों में जो नगर बसे हुए हैं वो, और तटीय क्षेत्रों में जो नगर बसे हुए हैं उनको बताना पड़ेगा। अगर प्रश्न आता है कि आर चंपक लक्ष्मी जी ने सुदूर दक्षिण में केवल प्राथमिक अर्बनाइजेशन पर फोकस करा है, उसके बारे में लिखे, तो आपको इनका बताना पड़ेगा कि इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि विदेशी व्यापार हो रहा है, केवल इस तरीके की बातें। और अगर फिर भी लास्ट में आप ये बताएंगे कि हमें यहाँ पर द्वितीयक नगरीकरण के तत्व देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइमरी के भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो नगरीकरण के बारे में उत्तर भारत, दक्कन और सुदूर दक्षिण में आपको इतना ही जानना है। उत्तर भारत में आप जान चुके हैं महत्वपूर्ण नगर थे जो हमें 600 बीसी से प्रोटोसिटीज के रूप में देखने को मिल जाते हैं, और आगे चलकर वो बहुत महत्वपूर्ण नगरों के रूप में बसते हैं, जैसे वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। दक्कन के जो हम देखते हैं ये मौर्योत्तर काल में ही हमें देखने को मिलते हैं। मौर्योत्तर काल में ही हमें ये जो नगर है देखने को मिल जाते हैं। पैठन, धान्यकटक, अमरावती, नागार्जुनी कोंड, भड़ौच, सोपारा, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर सुदूर दक्षिण में हम लोग को देखना है तो हमें यहाँ पे दो तरीके के जो नगरीय केंद्र हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला मुख्य नदी घाटियों के नगरीय केंद्र जो हमें पेरियार नदी, कावेरी, वेंगई और ताम्रपणी नदियों के किनारे देखने को मिल जाते हैं। और इनमें जो हमें महत्वपूर्ण जो नगर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कांची, वांची और मदुरई। ये वो नगर हैं जो नदी घाटियों में थे, और हमें मुख्य तटीय नगर देखने को मिल जाते हैं जैसे पुहार, मुजरिश और कोरकई जैसे हमें नगर देखने को मिल जाते हैं। नगरीकरण के लिए आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो आपके काफी हद तक प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अगली क्लास में हमें महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के बारे में पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।